स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर सबसे बड़ी खबर के साथ के सामने होते हैं। यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद लगातार चल रही एनालिसिस में बताएंगे कैसे 3 लाख वोटों से कितनी सीटों पर जोरदार तरीके का असर हुआ है। दोस्तों जबरदस्त तरीके की रिसर्च सामने आई है और बताएंगे किस तरीके का नया बड़ा धमाका हुआ है। दोस्तों इसी के साथ में SIR को लेकर भी नई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों राहुल गांधी की ओर से ही चुनाव आयोग को निशाने पर लिया गया है। बताएंगे लगातार कई राज्यों में लोगों की मौत के मामले को लेकर लगातार विपक्ष चुनाव आयोग को घेर रहा है। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी खुद एक्सपोज हो रही है एक बड़े मामले को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति की ओर से बिहार चुनाव को लेकर एक और सनसनीखेज बड़ा दावा किया गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार सबसे बड़े विवादास्पद चुनावों में से एक था तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों दरअसल खबर यह है कि बिहार में चुनाव के ऐलान से लेकर वोटिंग के बीच में बढ़े मतदाताओं की संख्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों बिहार चुनाव की काउंटिंग के अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर कई सारे बड़े सवाल खड़े किए थे। दोस्तों ऐसे में अब चुनाव खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अलग अलग तरीके की रिपोर्टें सामने आने शुरू हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि बड़े फेमस न्यूज पोर्टल द क्विंट की ओर से इस बात का एनालिसिस किया गया, रिसर्च किया गया, पता करने की कोशिश की गई कि आखिर चुनाव आयोग की ओर से जो 7 करोड़ 41 लाख के आंकड़े को चुनाव होते होते 7 करोड़ 45 लाख का आंकड़ा बताया गया, तो आखिर ये जो तकरीबन 3 लाख के आसपास नए मतदाता जुड़े, ये आखिर कहां जुड़े और इसका क्या प्रभाव पड़ा। दरअसल दोस्तों बिहार चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर को 243 सीटों पर की जाती है और चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया जाता है कि 30 सितंबर 2025 तक बिहार में आम मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 41 लाख 92,357 है। लेकिन प्रदेश में वोटिंग खत्म होने के बाद जब यह आंकड़ा जारी किया जाता है तो 7 करोड़ 45 लाख 26,858 बताया जाता है। बता दें कि NRI वोटर्स इसमें शामिल थे दोस्तों, जबकि सर्विस वोटर को नहीं जोड़ा गया था। बढ़े मतदाताओं पर चुनाव आयोग का कहना है कि नामांकन के 10 दिन पहले तक मतदाता नाम कटवा और जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े का विश्लेषण के बाद पता चलता है कि बिहार में चुनाव के ऐलान से लेकर वोटिंग के बीच में सभी जिलों को मिलाकर कुल 3,34,501 नए मतदाता का इजाफा हुआ। इसमें NRI वोटर भी काफी ज्यादा थे। बिहार में मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से 11 नवंबर को जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में 66.91% के रिकॉर्ड मतदान के साथ चुनाव संपन्न हुआ। 1991 के बाद राज्य में सर्वाधिक लोगों ने वोट डाला। दोस्तों इस आंकड़े को जब एनालिसिस किया गया कि 3 लाख जो मतदाता बढ़े हैं कहां बढ़े हैं, तो इसे लेकर जो अपडेट आई है दोस्तों उसके अनुसार पता चला है कि सबसे ज्यादा गया जिले के अंदर मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। रोहतास में दूसरे नंबर पर तकरीबन 20,000 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। ऐसे ही 17,000 वोटर्स की संख्या भोजपुर जिले में बढ़ी है। पश्चिम चंपारण पूर्णिया के अंदर भी बड़ी संख्या में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। दोस्तों यानी जो 3 लाख मतदाता बढ़े थे उनमें गया, रोहतास, भोजपुर, पश्चिम चंपारण और पूर्णिया के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। इन 5 जिलों के अंदर 40 विधानसभा सीटों को लेकर जब रिपोर्ट पर नजरें डाली गई दोस्तों तो चौंकाने वाली खबर है। खबर यह है कि 40 विधानसभा सीटें जहां पर ये 3 लाख मतदाता सबसे ज्यादा बढ़े, उनमें से 34 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में चली गई, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 4 सीटें मिली और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिला। दोस्तों तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर सबसे ज्यादा मतदाता बढ़े वहां पर उन जिलों के अंदर एनडीए गठबंधन ने एक तरफा स्वीप किया है दोस्तों। और कई अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल और दिए गए हैं, जैसे अरवल जिला, लखीसराय, शेखपुरा और सुपौल, जहानाबाद को लेकर आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर SIR का जो अंतिम आंकड़ा दिया गया था वो 5,23,444 मतदाता थे। अरवल के अंदर जो वोटिंग के बाद मतदाताओं की संख्या लगभग और 1500 बढ़ी हुई बताई गई। दोस्तों कुल मिलाकर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर ये 3 लाख वोटर बढ़े तो इसका फायदा सबको लगभग बराबर मिलना चाहिए था, या फिर इस तरीके से एनडीए गठबंधन को मिलता तो लगता कि शायद सब कुछ जेन्युइन तरीके से हुआ है। अगर 40%, 50%, 60% सीटें बीजेपी जीत जाती दोस्तों, लेकिन इस तरीके से 80% सीटें अगर एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, बल्कि 90% के आसपास सीटें जा रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं गंभीर चिंताएं सामने आती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर धीरे धीरे बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी बातें रखने लगे हैं। दोस्तों उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो दिख रहा है कि कुछ तो हुआ है, यानी ईवीएम के अंदर कुछ तो हुआ है। इस बात को अब प्रशांत किशोर भी मान रहे हैं दोस्तों, जो अमूमन ईवीएम को लेकर उठने वाले सवालों पर कहते थे कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसमें ज्यादा मेरिट नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब प्रशांत किशोर भी इस बात का दावा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वह भी मान रहे हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण इस तरीके के
नतीजे सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसे बचा पाना काफी मुश्किल है। कुल मिलाकर दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जब नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते और उनको पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद समझ में आता है कि प्रक्रिया में ही कुछ ना कुछ झोल है, तो अब जाकर वो लाइन पर आने लगे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो काफी ज्यादा शेयर हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, लेकिन शपथ में नीतीश कुमार इतनी बार अटकते हैं, इतनी बार गलत शब्द यूज करते हैं दोस्तों, जिससे लग रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत काफी खराब है और वो सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ है, यानी जो शपथ है वो क्या लिखा हुआ है। और इससे पहले नीतीश कुमार बिना लेटर के शपथ लिया करते थे दोस्तों, क्योंकि 10 बार शपथ ले चुके हैं, उनको तो याद हो चुका है कि शपथ में क्या बोलना पड़ता है। इसके बावजूद नीतीश कुमार देखकर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उम्र को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं दोस्तों, जिस बात का बीजेपी कहीं ना कहीं खंडन कर रही है, लेकिन हकीकत यही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीन लिया है और अब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर शपथ ग्रहण समारोह की वीडियो शेयर करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि इतने बीमार है कि ढंग से शपथ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर किसी और ने इतनी अशुद्धि और गलत उच्चारण किया होता तो गोदी मीडिया के जातिवादी गिरोह में तूफान आ जाता। अशुद्धियों और गलत उच्चारण के साथ शपथ लेते मुख्यमंत्री को चौथी फेल गप्पू जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं, यानी नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। दोस्तों आपको याद होगा 2015 में जब तेज प्रताप यादव शपथ ले रहे थे, तब वह एक शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, बल्कि पहली बार उन्होंने गलत बोला था, दूसरी बार एकदम करेक्ट बोला था दोस्तों। लेकिन उसी बात का ऐसा माहौल बनाया गया और तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के शिक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया गया दोस्तों, गोदी मीडिया के द्वारा पूरा माहौल बनाया गया। लेकिन आज नीतीश कुमार को जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शपथ भी नहीं ले पा रहे हैं, इसे लेकर गोदी मीडिया कोई शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रायोजित मीडिया वाले हैं दोस्तों। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मची है। राहुल गांधी की ओर से एसआईआर के मद्देनजर 19 दिन में 6 राज्यों के अंदर तकरीबन 16 बीएलओ की मौत का मामला उठाया गया है दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर देश में अफरा तफरी मच रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ ने जान गंवा दी। हार्ट अटैक से लेकर तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया एक जुल्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थककर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के अत्याधिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा हुआ है। अगर नियत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुन काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओ की अनावश्यक दबाव से मौत का कॉकटेल डैमेज मानकर अनदेखा किया जा रहा है, कर दिया जा रहा है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सोशल मीडिया पर कई सारे भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट चल रहे हैं दोस्तों। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ओर से एक नया अपडेट लेकर आया गया, जिसके माध्यम से बताया गया कि कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कहां से ऑपरेट हो रहा है, यानी कौन से देश में बैठा व्यक्ति भारत के अंदर सोशल मीडिया चला रहा है अलग अलग पार्टियों का दोस्तों। तो ऐसे में जो बीजेपी गुजरात का सोशल मीडिया का पेज है, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चलाने वाला व्यक्ति आयरलैंड में बैठा हुआ है दोस्तों, यानी भारत में भारतीय जनता पार्टी के गुजरात बीजेपी का अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, यानी विदेश से चलाया जा रहा है। सोचिए, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। भाजपा के जो समर्थक है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की अन्य पार्टियों के ऊपर विदेशी साजिश का आरोप मढ़ते रहते हैं, लेकिन खुद की पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल है इनका, वो आयरलैंड से चलाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो साफ तौर पर देश विरोधी साजिश के तहत बाहर के देशों से भारत के अंदर बीजेपी गुजरात का अकाउंट चल रहा है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि आखिर आयरलैंड में कौन बीजेपी का समर्थक बैठा हुआ है जो भाजपा गुजरात का ये सोशल मीडिया चला रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
एसआईआर के नाम पर पक्षपाती चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र को खोखला और चुनाव को निरर्थक बना रहा है। ये बयान कोई छोटे मोटे आदमी नहीं दे रहे दोस्तों, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति ने दिया है। निर्मला सीतारमन के पति जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, परकला प्रभाकर, वो कहते हैं कि एसआईआर एक तरह का रक्त रहित राजनीतिक नरसंहार है। वे खून नहीं बहा रहे हैं, शरीर की हत्या नहीं कर रहे हैं, बस लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके उनकी नागरिकता को मार रहे हैं और ये भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट है। परकला प्रभाकर की ओर से दिए गए इस बयान को लेकर विपक्ष को बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला है दोस्तों। एक के बाद एक कई सारे निशाने साधे जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जब बीजेपी सरकार के वित्त मंत्री की ओर से ऐसा बोला जा रहा है, उनके परिवार के व्यक्ति की द्वारा ऐसा बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ दाल में बड़ा झोल है। अगर आप भी मानते हैं कि दाल में काला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पाकिस्तान का खिलाड़ी दानिश कनेरिया दोस्तों, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आईटी सेल वाले इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को पाकिस्तान में रहकर प्रताड़ित बताता है और दावा करता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है। और दानिश कनेरिया अलग अलग तरीके की स्टोरियां बताता रहता है दोस्तों। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के द्वारा जब ये बताया गया कि अब वो सारे अकाउंट के बारे में बताएंगे कि आखिर ये अकाउंट कहां से चल रहा है दोस्तों, तो फिर एक बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि दानिश कनेरिया के नाम से भारत से ये अकाउंट चल रहा है। सोचिए दोस्तों कि पाकिस्तान को लेकर कहानियां सुनाई जाती है हिंदुओं के प्रताड़ना के बारे में। इस सोशल मीडिया अकाउंट से सबको लग रहा होगा कि पाकिस्तान का ये असली वाला दानिश कनेरिया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेंबर रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि अकाउंट इंडिया से चल रहा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पर। नरेंद्र नाथ मिश्रा बोलते हैं तो पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया के नाम पर कोई भारत में नफरती कैंपेन चला रहा है, मतलब ये अकाउंट भी देश में माहौल बिगाड़ने के लिए बनाया गया। अगर दानिश कनेरिया की इसमें सहमति या मिली भगत थी तो मतलब यह भी कोई आईएसआई सपोर्ट वाले हो सकते हैं जो भारत के अंदर नफरत फैलाते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर ज्यादातर नफरत फैलाने वाले जो सोशल मीडिया के अकाउंट है, उनकी वास्तविकता यही है। सबको पता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश का नतीजा है दोस्तों। और भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम करवा के भाईचारा बिगाड़ कर भारत को अशांत करवाने की एक बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि आईएसआई के एजेंडे पर कौन सी विचारधारा के लोग नाचते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं, आखिरकार आईएसआई की कठपुतली बनकर काम करते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एसआईआर के कारण कई सारे बीएलओ की मौत के मामले को लेकर राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए दोस्तों। ऐसे में बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि किसी भी बीएलओ की जान नहीं गई है, यह हवाबाजी है। इस पूरे मामले पर दोस्तों जो बीजेपी के लोग मना कर रहे थे, स्वीकार करने से इंकार कर रहे थे कि किसी की मौत नहीं हुई और एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है, तो इस पर अब नाम के हिसाब से बता दिया गया है कि कहां पर किस व्यक्ति की जान गई है। एसआईआर के दौरान गुजरात के बीएलओ अरविंद ने आत्महत्या की, ऐसे ही गुजरात के बीएलओ रमेश की मौत हुई, ऐसे ही पश्चिम बंगाल के बीएलओ शांति ने की आत्महत्या, जान दे दी। ऐसे ही केरल में भी बीएलओ अनीस ने अपनी जान दे दी दोस्तों। राजस्थान में बीएलओ मुकेश ने अपनी जान दे दी। राजस्थान में ही बीएलओ हरिओम की मौत हो गई और एसआईआर सुपरवाइजर संतराम की मौत हो गई और बीएलओ उदय भान ने अपनी जान दे दी दोस्तों। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर बीएलओ भुवन की भी मौत की खबर सामने आई, बीएलओ रमाकांत के मौत की खबर सामने आती है, बीएलओ सीताराम के मौत की खबर सामने आती है। पश्चिम बंगाल के बीएलओ नमित की मौत की जानकारी आती है, बीएलओ जहित ने भी अपनी जान दे दी दोस्तों। ऐसे ही तमिलनाडु के अंदर आंगनवाड़ी सेविका आत्महत्या की कोशिश करती है। तो ऐसे कई सारे मामले सामने आए और एक एक नाम के साथ, राज्यों के साथ बताया गया कि कहां पर किस बीएलओ ने अपनी जान ले ली या फिर एसआईआर के दबाव के कारण उनकी जान चली गई। और यही बड़ा कारण है कि एसआईआर पर जो खंडन सामने आ रहा है कि इसमें भी किसी भी तरीके के न मानने के जो दावे किए जा रहे थे दोस्तों, उसे पूरी तरीके से खंडित किया गया है, बता दिया गया है। पूरी लिस्ट की लिस्ट सौंपी जा रही है और बताया जा रहा है कि कौन से राज्य में कहां पर किस तरीके से बीएलओ को जान गंवानी पड़ रही है। एसआईआर की इस तरीके की प्रतिक्रिया को लेकर, प्रक्रिया को लेकर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी पर आरोपों को गलत बताया है दोस्तों। पार्टी के नेता मोहसिन रजा ने सोमवार को कहा कि मदनी और उनका परिवार वर्षों से मुस्लिमों को गुमराह करता आया है, भेदभाव की राजनीति करके सिर्फ अपना फायदा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मदनी ने मुस्लिम समाज के नाम पर कई साल तक फायदे लिए लेकिन समुदाय के लिए कोई भी काम नहीं किया। वहीं पर बीजेपी के नेता यासिर जिलानी ने कहा कि भारत मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित और अच्छी जगह है, हिंदू यहाँ उनके बड़े भाई की तरह साथ में खड़े रहते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के मामले को लेकर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर मेयर बन जाता है लेकिन भारत के अंदर एक यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन पाता। अगर कोई गलती से बन भी जाए तो आजम खान जैसा हाल कर दिया जाता है। उनके इस बयान पर बीजेपी के लोग भड़क रहे हैं। भाजपा ने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद के नेता मदनी की ओर से मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों जब सच्चाई बोली जा रही है तो बीजेपी के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर आप भी मानते हैं कि मदनी जो बोल रहे हैं
वो वास्तविकता है और कहीं ना कहीं भारत के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से भी वो भी नहीं देखने को मिलता, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी समाज को तभी आगे जाने का मौका मिल सकता है जब उस समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो या फिर सामाजिक प्रतिनिधित्व हो या फिर तमाम तरीके के अन्य कई मामले हो जहां पर समाज के उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। दोस्तों, इस बहस में आप क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को लखनऊ के अंदर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत कभी पूरे विश्व का विश्व गुरु हुआ करता था और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हुआ करता था, दुनिया के लिए बड़ा सहारा बना था, लेकिन पिछले 1000 वर्षों के अंदर आक्रमणकारियों ने पैरों तले भारत को रौंदने की कोशिश की। लखनऊ में गीता प्रेरणा महोत्सव को संबोधित करते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को लेकर एक बयान दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं बल्कि लोगों को गीता के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि हमें गुलामी में रहना पड़ा, तब भी भारतवर्ष था और गुलामी के बाद भी भारतवर्ष और ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, अपने पूरे बयान के दौरान, व्याख्यान के दौरान वो दावा कर रहे हैं कि भारत को दुनिया के अंदर एक बार फिर से विश्व गुरु बनना है। हालांकि दोस्तों, जो दावे बड़े बड़े कर रहे हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, उनको बताना चाहिए कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बीजेपी के लोग लोकतंत्र के संस्थानों के लिए जो खतरा बनकर सामने आ रहे हैं वो अलग चिंता का विषय है और अलग अलग राज्यों के अंदर जिस तरीके से सरकारें गिराई जा रही है वो भी अलग तरीके के मामले हैं। दोस्तों, इनसे पता चलता है कि लोकतंत्र ही देश के अंदर एकदम डामाडोल स्थिति में है, तो कैसे भारत मजबूत बनेगा। अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को एक बार वास्तविकता देखनी चाहिए भारत की, तब उनको समझ में आएगा कि बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होता। भारत में आज भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। दोस्तों, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, लेकिन उन सब बारों में चर्चा करने की जगह, उन सब बारे में चर्चा करके लोगों के उत्थान पर कोई कदम उठाने की जगह, सरकार पर दबाव बनाने की जगह ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं केवल बयानबाजी ही है, भाषणबाजी से ज्यादा कुछ दिखाई देता नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत विश्व गुरु था, इससे भारत में किसी का कोई भला नहीं हो रहा। अगर भारत में लोगों का भला होगा तब जब भारत वाकई अभी इस वक्त विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि इतिहास में कौन था क्या था इससे लोगों को कोई मतलब नहीं होता। वर्तमान की क्या स्थिति है, लोगों की वास्तविकता क्या है, इस बारे में लोगों को चिंताएं होती है और ये जायज भी है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कोई सरकार या संस्थान अगर किसी समाज का या देश का भविष्य नहीं सुधार सकता तब भी चलेगा, लेकिन अगर उसने वर्तमान को लेकर सही काम नहीं किए और केवल भूतकाल की बात करता रहा कि पास्ट में ये था वो था, तो वो कभी समाज और देश का भला नहीं कर सकता। वो केवल लोगों को इतिहास में ही रखेगा। इसके कारण लोग केवल अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनते रहेंगे और वास्तविकता में कुछ परिवर्तन होगा नहीं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एबीपी न्यूज ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों, उनके अनुसार ग्रेटर नोएडा की जो डीएम है मेधा रूपम, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है, दोस्तों मेधा रूपम ने एसआईआर की धीमी प्रगति को देखकर 181 बीएलओ यानी आंगनबाड़ी की सेवा समाप्ति एवं 191 अध्यापक और 113 शिक्षा मित्र पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। एक दिन का वेतन भी रोका गया है। यानी दोस्तों, एसआईआर को कराने के लिए जिस तरीके से बीएलओ की प्रताड़ना की जा रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों दबाव इतना ज्यादा हो गया, अचानक से प्रेशर आ चुका है, जिसके कारण अभी देश में लगातार बीएलओ और एसआईआर से जुड़े लोग कहीं ज्यादा स्ट्रेस में है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर स्थिति है। नोटबंदी के बाद ये भी एक नया मामला है जहां पर बिना तैयारी के लोगों को मुसीबत में डाला जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, नोएडा के डीएम मेधा रूपम को लेकर भी कई सारे सवाल है, क्योंकि इनके पिता मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों, एसआईआर लागू कर रहे हैं और डीएम की ओर से आदेश दिया जा रहा है कि जो एसआईआर सही से नहीं करवा पाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है दोस्तों। 14 दिसंबर रामलीला मैदान नई दिल्ली, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली, जनादेश की डकैती, फर्जी वोट, एसआईआर का दुरुपयोग, अब देश का धैर्य टूट चुका है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मिली भगत से हुई चुनाव चोरी के खिलाफ देश भर के युवा और नागरिक अपने मताधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिल्ली आ रहे हैं। देश का चुनाव जोर शोर से कई राज्यों के अंदर चल रहा है दोस्तों, लेकिन एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। बिहार चुनाव के बाद इस आंदोलन को और तेज किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जो पोस्टर जारी किया गया है जिसमें राहुल गांधी संविधान के साथ दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी तरीके का एक मैसेज जनता के बीच में भेजा जाना जरूरी है कि हमें संविधान बचाने के लिए इस पूरे मामले पर अपनी आवाज को जोर शोर से उठाना है। कांग्रेस पार्टी 5 करोड़ के आसपास हस्ताक्षर चुनाव आयोग को सौंपेगा दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए बोल रही है चुनाव आयोग को कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें कई सारे तरीके के बदलाव किए जाने चाहिए, ताकि जो पहले एसआईआर हुआ करता था आसानी से हो जाता था बिना किसी ज्यादा स्ट्रेस के। और एसआईआर उन राज्यों के अंदर कराने की ही इतनी जल्दी क्यों
है जहां पर चुनाव है। एक चुनाव तो बिना एसआईआर के भी करवाया जा सकता है और अगले चुनाव तक धीरे धीरे करके तैयारियां हो जाएंगी तो लोग शांति से एसआईआर करवा लेंगे। लेकिन अभी अफरा तफरी की स्थिति है दोस्तों, कहीं ना कहीं बीएलओ के ऊपर दबाव है और जो लोग घरों में फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूं कहिए कि अपने शादी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सीजन चल रहा है, वे लोग भी एसआईआर के कारण बुरी तरीके से परेशान है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अभिषेक बनर्जी के फैन क्लब की ओर से एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया दोस्तों। आपको बता दें कि इसमें कहा गया कि आधार कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है उसे अभी भी सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं देखा जाता। दूसरा यह है कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता के द्वारा मतुआ समुदाय को लेकर एक लेटर जारी किया गया जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग सिटीजनशिप यानी नागरिकता का प्रूफ समझते हैं। इससे पता चल रहा है कि आधार कार्ड से ज्यादा बीजेपी के एक व्यक्ति के द्वारा जो मतुआ समुदाय के लेटर हेड पर टिप्पणी की जा रही है उसको बड़ा समझा जा रहा है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कर्नाटका के अंदर जो स्थिति बन रही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लिए एकदम सही स्थिति बन रही है। पार्टी के बड़े बड़े सारे नेता एकजुट हो गए हैं और साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा और पूरी तरीके से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार बने रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो अलग अलग तरीके के दावे चल रहे थे दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।